पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि ईरान क्या करेगा। ईरान ने कुछ तकरीबन 18 घंटे बाद पहला जवाब दिया है इसराइल को, और वो अच्छा जवाब दिया है। कल की रात बड़ी खौफनाक थी इसराइल के लिए। पहली रात को वो जो मिसाइल फेंके वो उनका था खैबर मिसाइल। खैबर मिसाइल उनका बहुत खौफनाक मिसाइल है, यानी कि उनका बड़ा टॉप का मिसाइल है। बिल्कुल उन्होंने वो फेंके हैं, तो अर्श ड्रोन फेंके हैं। अर्श ड्रोन उनके बड़े जदीद तरीन ड्रोन है। अर्श जो इसराइल के लिए खौफनाक बात है वो ये है कि अगर उनकी वो ऑयल रिफाइनरी वगैरह ये सारी तबाह हो जाती है, ज़हर उन्हें हल चाहिए, वो कहाँ से आएगा? वो बहरी रास्तों के जरिए आएगा। इनका कंट्रोल है ईरान का। देखिए वो माल बरदार त्यारा चीन का इस वक्त ईरान में जाना, वो कोई बिस्कुट लेकर तो नहीं गया। देखिए चीन को अमेरिका का रास्ता रोकना तो पड़ेगा ना। जब अगर ऐसा मकाम आता है ईरान के लिए कि वो डू एंड डाई का मकाम आ जाता है ना, जी बिल्कुल एक आखिरी मकाम, तो फिर आदमी तो फिर नहीं रुकता, फिर तो आदमी उनको सब कुछ इस्तेमाल करता है ना। ईरान इसराइल वाले अक्सर ये बात कर रहे हैं कि हम अवाम के ख़िलाफ़ नहीं हैं ईरान के, हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। ऐसा ही वो ईरान में चाह रहे हैं कि ईरान में रजीम चेंज करें। चीन का त्यारा चला गया ना, चीन का चलो त्यारा काफ़ी दूर से वो फ्लाई करके आया है, तो पाकिस्तान का तो इतना बड़ा बॉर्डर है जो बिल्कुल ईरान के साथ मिलता है, तो पाकिस्तान खामोशी से उनकी मदद कर सकता है, और पाकिस्तान को ये मदद करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और मुसन्नफ़ सत्तार चौधरी साहब। ईरान और इसराइल की जंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और बल्कि इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस पर बहस भी हो रही है, और बड़ी खौफनाक ख़बरें आ रही हैं कि कुछ भी हो सकता है। ख़ास तौर पर जो ईरान के हमसाया ममालिक हैं और उसके साथ साथ इसराइल के जो हमसाया ममालिक हैं, और जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और उसके साथ जो ईरान के साथ खड़े हैं, इसको हमने देखना है। और आज हम इसी हवाले से जानेंगे सत्तार चौधरी साहब से कि ईरान जो था वो पहले अकेला नज़र आ रहा था, अब उनके साथ कौन खड़ा है। और उसके साथ साथ अगर हम इसराइल की बात करें तो अमेरिका जो है वो पहले कुछ और बयान दे रहा था, अभी जो है वो अमेरिका की जानिब से कोई और बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। तो चाइना कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान पर क्या असरात हो सकते हैं, और इसके साथ साथ अमेरिका और इसराइल जो है वो कैसे जो है वो अब इसमें से निकल पाएगा, ये तमाम की तमाम चीज़ें जानेंगे हम सत्तार चौधरी साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी गहरी नज़र है आपकी। सर पहले तो ये बताएं कि अभी जो रात गए हमला हुआ है ईरान की जानिब से इसराइल पर, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमने देखा, तो अब आगे क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? शुक्रिया हसनैन चौधरी साहब। दरअसल ये मामला तो कुछ ऐसे हुए हैं, जब पहला दिन था ना, पहला दिन इसराइल के नाम था। पहले दिन तो कुछ भी नहीं ना हुआ, वो पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आराम से हमला किया और वो अपने जितने उनके टारगेट थे वो उन पर अचीव कर लिया। दूसरे दिन इंतज़ार कर रहे थे, पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि ईरान क्या करेगा। ईरान ने कुछ तकरीबन 18 घंटे बाद पहला जवाब दिया है इसराइल को, और वो अच्छा जवाब दिया है। उन्होंने भी जो अपने उनके टारगेट थे उनको उन्होंने अचीव किया है। और जो कल की रात गुजरी है, कल की रात बड़ी खौफनाक थी इसराइल के लिए। वो रात को 1 बजे ईरान ने शुरू किया है उन पर मिसाइल हमले शुरू किए हैं, और साथ वो ड्रोन भी फेंक रहे थे। और उन्होंने जो पहली रात को वो जो मिसाइल फेंके वो उनका था खैबर मिसाइल। खैबर मिसाइल उनका बहुत खौफनाक मिसाइल है, यानी कि उनका बड़ा टॉप का मिसाइल है। बिल्कुल उन्होंने वो फेंके हैं, और उसके साथ उन्होंने अर्श मिसाइल अर्श ड्रोन फेंके हैं। अर्श ड्रोन उनके बड़े जदीद तरीन ड्रोन है अर्श ड्रोन। तो उन्होंने टारगेट किसको किया है? उनका इसराइल का एक शहर है एफा, वहाँ पर जो उनकी ऑयल रिफाइनरी को उन्होंने हिट किया है। ऑयल रिफाइनरी को हिट करने का उनका एक बहुत ख़ास मकसद था। ये ऑयल रिफाइनरी उनके लिए, इसराइल के लिए बहुत अहम तरीन है। ये 40 से 50% जो ऑयल है ना वो इसराइल को सप्लाई करती है। ओके, 40 से 50%, ये तो बहुत बड़ा और उनके जो और उनके जो जहाज़ हैं ना, और उनके जो ट्रांसपोर्ट ले लें या कोई भी, ये सारे ऑयल तो हर जगह ये वो सारा ऑयल उनको इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है अगर वो ऑयल रिफाइनरी तबाह हो जाती है तो उनको बड़ा धचका लगेगा। उसके अलावा जो एफा का इलाका है ना, ये उनका संधी इलाका है। यहाँ पर उनकी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, सारी कारखाने, यानी कि उनकी सारी जो सनद है ना, जो यानी उनको इकोनॉमिकली कमज़ोर करने के लिए अगर ये यहाँ पे कर लेते हैं अपना टारगेट अचीव ईरान, तो इकोनॉमिकली उनको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, ज़हर एक तो ये होगा ना, एक जब उनके ऑयल की सप्लाई बंद होगी तो ये बहुत बड़ा मसला होगी। तो और उन्होंने जो अगली रात को भी वहाँ पर वो उसको टारगेट किया है। आज सुबह
नमाज फजर के बाद ईरान ने फिर उन पर हमला किया। पहली रात को उन्होंने 2 दफ़ा अटैक किया है। पहले दफ़ा अटैक किया है, वो मुसलसल मिसाइल गिराते रहे। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा वक्फा लिया, कोई 1 घंटे का। उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने किया, कम से कम उन्होंने 200 मिसाइल फायर किया। ओके। और आज सुबह रात उन्होंने बड़ी सुकून से गुजारी है। यानी कि ये हिकमत अमली होती है ना जंग की, बिल्कुल बिल्कुल, कि आप दुश्मनों को जहर कर रहे हो कि नहीं आज मेरा वक्फा है, और फिर आप अचानक हमला कर दें। और आज सुबह ऐसे हुआ है कि पूरी रात ईरान ने कोई मिसाइल नहीं फायर किया, सुकून था। कि वो मैं खुद ये समझ रहा था कि ये आज वक्फा है। और सुबह नमाज फजर के बाद उन्होंने अचानक हमला कर दिया, और फिर उन्होंने हिफा पर किया है। ओके। और उनका दूसरा शहर है इलात, यानी कि इफ़ा पहले नंबर पर है और इलात दूसरे नंबर पर है संधि लिहाज से। उन्होंने दोनों पर हमले किए हैं। यानी कि आप समझें कि जो इसराइल पहले अटैक से दफाई पोजीशन में आ चुका है। बिल्कुल ठीक। यानी ये हम ये समझें कि जो रीढ़ की हड्डी है इसराइल की, इंडस्ट्रियल जो उनके शहर हैं, उसको तबाह करेंगे तो इसका मतलब है कि उनकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है ना, जहाँ से वो पूरी दुनिया में अपनी कुछ चीज़ें सप्लाई करते हैं या उनकी इंडस्ट्री काम करती है, तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। हाँ ज़हर है। लेकिन देखे ना, अगर वो उन्हें ऑयल नहीं मिल रहा तो वो कहाँ से ऑयल लेंगे? बहर से मंगवाएंगे ना, जो बहरी रास्ते हैं ना। अच्छा, अभी एक और चीज़ हम चल रही है कि उनका एयरपोर्ट जो है उसको भी नुकसान पहुँचा। हाँ, एयरपोर्ट को नुकसान पहुँचा है, और भी उनके एक एयरबेस को भी नुकसान पहुँचा है काफ़ी, एयरबेस को। और एक और भी उन्होंने बहुत अच्छा टारगेट किया है, जो नेतन्याहू है, जो वज़ीर-ए-आज़म है इसराइल का, उसकी रैशगाह के करीब मिसाइल हमले गिरे हैं। यानी कि उन्होंने टारगेट किया कि जैसे उन्होंने आर्मी चीफ को और बाकी अहम तरीन अस्करी क़यादत को उन्होंने हिट किया ना, वो भी इस पोजीशन में है कि उन्होंने उनकी क़यादत को हिट किया। हाँ, उनके घर के करीब उन्होंने मिसाइल मारे। ये मेरा ख्याल है उन्होंने उसको बताया है कि ये मारे जो मिसाइल है ना, ये आपके घर के ऊपर भी गिर सकते हैं। ये भी हुआ है। और जो सबसे अहम बात है ना, जो इसराइल के लिए खौफनाक बात है, वो ये है कि अगर उनकी वो ऑयल रिफाइनरी वगैरह ये सारी तबाह हो जाती है, ज़ाहिर उन्हें ऑयल चाहिए, वो कहाँ से आएगा? वो बहरी रास्तों के ज़रिए आएगा। तो बहरी रास्तों पर, तमाम बहरी रास्तों पर इनका कंट्रोल है ईरान का। ओके। और जितना वहाँ पर वो बहरी रास्ते बचते हैं ना, वहाँ पर वो यमन के हौसी बागी फिर रहे हैं। वो कोई चीज़ अंदर जाने नहीं देंगे। इनके पास, इसराइल के पास एक रास्ता रह जाता है जो सऊदी अरब की तरफ से आता है और एक अमारात की तरफ से आता है। उन्हें उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी कि हमें यहाँ से अपना वो जाने दें। लेकिन जो हौसी बागी है ना, वो गश्त कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और उनके पास जदीद असलात है। कल को उन्होंने भी मिसाइल फायर किए हैं, उधर मिसाइल दागे हैं हौसी बागियों ने भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब ईरान के साथ कौन खड़ा है और इसराइल के साथ कौन खड़ा है? इसराइल के साथ तो आप जानते ही हैं कि उसका बाप खड़ा है, उसका बाप बड़ा है। बिल्कुल ठीक। अमेरिका खड़ा है, उसका अमेरिका की मर्जी के बगैर तो ईरान इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता ना। और पूरा जो यूरोप भी खड़ा है। लेकिन जब वो शुरू में था ना, स्टार्ट में था, तो ऐसे लग रहा था कि ईरान के साथ कोई भी नहीं खड़ा। लेकिन ऐसा होता है ना हुसनैन चौधरी साहब, ये दुनिया का असूल है। जब आप अपने पाँव पर खड़े होते हैं ना, तो फिर सारे मिलना, जरूरत का मुजाहरा करते हैं ना, तो सब आना शुरू, तो वो लोग आपके साथ आना शुरू होते हैं। क्योंकि बुज़दिल आदमी के साथ कोई खड़ा नहीं होता। देखिए, पहले 2 दिन लग रहा था कि ईरान बिल्कुल तनहा है, कोई उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। जब 2 दिन उसने ज़बरदस्त बमबारी की है, पाँव पे खड़ा हुआ है, और मैं देखा है कि जो अरब मालिक है ना, उनकी भी टोन तब्दील हो रही है। सऊदी अरब की टोन तब्दील हो गई है, इराक की हो गई है। बिल्कुल। और देखें ना, शुरू में कुछ मालिक ने, जो अरब मालिक हैं, उन्होंने अपनी एयर स्पेस ईरान के लिए बंद की हुई थी। अब उन्होंने एयर स्पेस ईरान के लिए खोल दिया है। अच्छा। यानी कि ईरान ने सिर्फ मिसाइल नहीं फायर कर रहा, ईरान के तैयारों ने भी वहाँ बमबारी की है। ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। वो एयर स्पेस मिली है। बिल्कुल ऐसी ही जाहिर बात है, गुजर के गए हैं, क्योंकि उसने 2 ममालिक से गुजर कर जाना होता है ना, ऐसे तो वो जा नहीं सकता। एयर स्पेस उसको मिली है, तो उसके तैयारों ने भी बमबारी की है। बिल्कुल सही। और जो सबसे बड़ी खबर है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो अभी तक हमारा मीडिया उसको नहीं उस पर आई, वो मैं आपको दे रहा हूँ कि कल मेरे ख्याल 15 जून था जी, 15 जून 15 जून को बिल्कुल सुबह जो एक ईरान का माल बरदार त्यारा ईरान में दाखिल हुआ है। ईरान का या किसी और मुल्क? चीन का ईरान में एक माल बरदार त्यारा हुआ है। ओके। तो वो उसकी जो सबसे अहम बात है ना, जो मैं आपको बताता हूँ, जब वो ऐसा होता है ना, जब वो सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं, जब कोई हंगामी हालात हो, कोई इमरजेंसी हालात हो ना, जब त्यारे वो लैंड ओवर करते हैं ना, वो सिग्नल बंद होते हैं, वो उसका पता नहीं चलता। बिल्कुल ठीक। वो बहुत बड़ा त्यारा था। देखिए, वो माल बरदार त्यारा चीन का इस वक्त
ईरान में जाना, वो कोई बिस्कुट लेकर तो नहीं गया या कोई खिलौने लेकर तो नहीं गया, जहर वहाँ उस पर। इसका मतलब है कि चाइना साथ खड़ा हो गया, चाइना साथ खड़ा हो गया जहर। यार चाइना को भी नज़र आ रहा है कि एक अमेरिका आलमी ताकत है, वो पूरी दुनिया का पहले ही थानेदार बना हुआ है, अब वो मजीद बढ़ता जा रहा है, उसको चैलेंज तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही। देखिए चीन को अमेरिका का रास्ता रोकना तो पड़ेगा ना, ये तेरा उधर ये वहाँ गया। और इसके बाद अभी कह रहे थे, बहुत सारे लोग हमारे कह रहे थे कि ईरान के पास इतनी ताकत नहीं है। ईरान के पास बहुत बड़ी ताकत है, ये लोगों की भूल है कि ईरान के पास ताकत नहीं है। ईरान के पास अभी शहाब मिसाइल बाकी है। शहाब मिसाइल इतना खौफनाक है, आप उसका अंदाज़ा इसराइल के सफीर की गुफ्तगू से लगा सकते हैं। ये परसों जो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है, सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइल के सफीर ने कहा है, क्या हम खामोशी से बैठे रहें कि ईरान हम पर वो शहाब मिसाइल गिरा दे। इसका मतलब है शहाब मिसाइल बहुत बड़ा मिसाइल है। और उसके पास और भी इतलात है कि ईरान इतनी देर से, ईरान को पता था कि ये हमारे ऊपर हमला करेंगे, वो अपने आप को ताकतवर बना रहा था। बिल्कुल सही। और ये मुमकिन तौर पर उसके पास एटमी असला है। जब अगर ऐसा मकाम आता है ईरान के लिए कि वो डू एंड डाई का मकाम आ जाता है ना, जी जी बिल्कुल, एक आखिरी मकाम, तो फिर आदमी तो फिर नहीं रुकता, फिर तो आदमी उनको सब कुछ इस्तेमाल करता है ना। ये अभी उसके पास शहाब मिसाइल है और एटमी असला है। और जो एक और चीज़ है, जो समंदर है ना, वहाँ एक मकाम है, उसको कहा जाता है अबनाए हुर्मज़। ओके। वहाँ पर समुंदर सुकड़ जाता है। वो कितना रह जाता है? सिर्फ 25 किलोमीटर। यानी कि आप अगर वहाँ पर जाकर अपना एक बहरी जहाज़ खड़ा कर देते हैं ना, तो वो रास्ता बंद हो जाता है। रात को ईरान ने कहा था कि अगर ये सिलसिला चला तो हम अबनाए हुर्मज़ बंद कर देंगे। ओके। अबनाए हुर्मज़ पर वहाँ पर जो इलाका है ना, वो ईरान का है और ईरान के कंट्रोल में है। अबनाए हुर्मज़ अगर ईरान बंद कर देता है तो वो अबनाए हुर्मज़ से पूरी दुनिया को, तो पूरी दुनिया को जो तिजारत है वो रुक जाएगी, पूरी दुनिया की तिजारत रुक जाएगी और आयल की सप्लाई रुक जाएगी। मेरे है 40% आयल वहाँ से जाता है पूरी दुनिया को, और मौशत डोल जाएगी पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया को नुकसान होगा बहुत बड़ा, वो हिल जाएंगी, मौशत डोल जाएगी सब की। और ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं ये वो सारी रुक जाएंगी, वो आयल ही नहीं होगा। बिल्कुल। और आयल की कीमतें भी आसमान को पहुँच जाएंगी। वो उन्होंने कल कहा है कि हम वो अबनाए हुर्मज़ बंद कर देंगे अगर ये मसला चला तो। बिल्कुल ठीक। एक तो उनके पास वो है। अच्छा ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान पे क्या असरात हैं इसके? अच्छा ये बड़ी खौफनाक बात है। ये जो मैं रात को सोच रहा था इसके बारे में, मैंने इस पर वर्क किया है कि अगर ये क्या होगा। आपने देखा होगा ना कि वो इसराइल वाले अक्सर ये बात कर रहे हैं कि हम अवाम के ख़िलाफ़ नहीं हैं ईरान के, हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। ओके। उन्होंने ये बात की है ना, और ये बात अमेरिका ने भी की है। यानी कि उनकी सबसे ज़्यादा ये कोशिश है कि यहाँ पर वो रजीम चेंज करें, वो अपने मर्ज़ी के अपने बच्चे यहाँ ईरान पर बिठाएं और ईरान पर हुकूमत करें, जैसे उन्होंने शाम में किया है। शाम का जो अहमद अल शरा जो उनका वज़ीर आज़म है, यानी वो अनऑफिशियली कंट्रोल लेना चाहते हैं, अनऑफिशियली कंट्रोल लेना चाहते हैं। बिल्कुल। और जैसा उन्होंने खेल शाम में खेला है, जो शाम का इस दफ़ा जो वज़ीर आज़म है मौजूदा, ये इससे पहले दाश का सरबराह था और अमेरिका ने इसके सर की कीमत लगाई हुई थी, उसी को वो अब शाम में लेकर आए हैं। आप समझे कि शाम पर इसराइल का कंट्रोल है। ऐसा ही वो ईरान में चाह रहे हैं कि ईरान में रजीम चेंज करें और अपने मर्ज़ी के हुक्मरान बैठाएं और हम बैठ जाएं, और फिर इससे आगे बात करें ना। अगर वो ऐसा करने में वो कामयाब हो जाते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर वो कामयाब होते हैं वो अपने टारगेट पे, तो क्या होगा? ईरान पर अगर इसराइल आता है, इसका मतलब है वो पाकिस्तान की सरहद पर आकर बैठ जाता है। बिल्कुल। वो तो अच्छा खासा में नुकसान पाकिस्तान की सरहद पर बैठ गया ना इसराइल। बिल्कुल बैठ गया। तो वो सरहद जो हमारी ईरान के साथ मिलती है वो कौन सा है? वो है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान के हालात आप जानती हैं कि पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कालादम तंजीमें सरगर्म हैं, जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, और पहले भी उन अलहदगी पसंद तंजीमों को वहाँ से ही मदद मिल रही थी। अब अगर इसराइल वहाँ बैठता है तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के ऊपर बैठ गया आकर। बिल्कुल बैठ गया। सबसे जो पाकिस्तान जो ना वो उसको इसका नुकसान पहुँच सकता है। और ऐसा ये हुआ था ना, ये यूक्रेन जंग और रूस जंग भी इसी वजह से लगी थी, क्योंकि यूक्रेन यूरोप के साथ इत्तेहाद कर लिया था और वहाँ पर वो नेटो फौज को बिठा रहा था,
और उसने कहा कि मेरी सरहद पर नेटो फोर्स को ना बढ़ाया जाए, लेकिन वो बात नहीं आ रहा, तो उसने उसके खिलाफ जंग शुरू कर दी। बिल्कुल सही। यही मसला अब यहाँ आएगा। अगर इसराइल, तो इसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अभी? चलो पाकिस्तान को ज़ाहिर है, अगर देखे ना रियासतों की बहुत मजबूरियाँ होती हैं, बात का तो आदमी किसी खोल कर हमायत नहीं कर सकता, मजबूरियाँ होती है ना, बहुत सारी होती हैं। और पाकिस्तान इस पोजीशन पे भी नहीं है, हम माली तौर पर मुआशी लिहाज से इतने मजबूत नहीं हैं कि हम पाबंदियों का सामना कर सकें या एक जंग और अपने गले में डालने हैं। चलो कम से कम पाकिस्तान देखें ना, पाकिस्तान की बड़ी लंबी सरहद उनके साथ मिलती है। पाकिस्तान खुफिया तौर पर उनकी हेल्प और मदद तो कर सकता है ना, कि कम से कम जो इसराइल है वो पाकिस्तान की सरहद पर आकर ना बैठे। देखें चीन शुरू हो गया ना, बिल्कुल चीन का त्यारा चला गया ना, चीन का चलो त्यारा काफ़ी दूर से वो फ्लाई करके आया है, तो पाकिस्तान का तो इतना बड़ा बॉर्डर है जो बिल्कुल ईरान के साथ मिलता है, तो पाकिस्तान खामोशी से उनकी मदद कर सकता है, और पाकिस्तान को ये मदद करनी चाहिए। चलो ये ना समझे कि हम ईरान की मदद, पाकिस्तान ने अपनी मदद अब करनी है ये, क्योंकि अगर वो कामयाब होता है इसराइल, तो वो पाकिस्तान की सरहद पर बैठेगा, और सरहद पर बैठने का मतलब है कि पाकिस्तान उसका टारगेट होगा, और फिर आगे आप खुद ही समझ लें कि आगे क्या होगा। बिल्कुल पाकिस्तान को उसका रास्ता रोकना चाहिए। जैसे पाकिस्तान ने देखे ना, जो जब सोवियत यूनियन थी वो उसने अफगानिस्तान पर अटैक किया था, उस वक्त हमारी जो फौजी क़यादत थी और सियासी क़यादत थी वो यही कहते थे कि उनका टारगेट पाकिस्तान है। अच्छा, अभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बयानात से आपको क्या लगता है? उनके बयान से ऐसे लगता है ना चौधरी साहब, आपने देखा होगा कि जो हमारे गाँव वगैरह में ये एक रवायत होती है, वहाँ पर जो चौधरी होता है ना, वो जब वहाँ पर कोई मुकाबले होते हैं, जब वो देखता है ना उसकी टीम हार रही है, तो वो मैच बंद करा देता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही। चौधरी जो देखता है ना, कुकड़ हरदा है, वो फिर जंग बंद करा देता है। पाकिस्तान इंडिया का नहीं आपने देखा, अगर इंडिया पाकिस्तान पे हैवी होता, पाकिस्तान को मार रहा होता, तो ये अमेरिका कभी जंग ना बंद कराता। उसने जब देखा कि पाकिस्तान ने तो इंडिया को खड़का दिया है, और फौरी तौर पर ट्रंप साहब ने जनाब दोनों को कहा जनाब जंग रोकें। अब ये मामला, पहले दिन अमेरिका की पोजीशन और थी, उनके बयानात कुछ और थे, अब साथ ही चेंज। 2 दिन से जब ईरान खड़ा हुआ है और ईरान को मदद भी मिल रही है, और ईरान ने स्टैंड लिया है, और इसराइल दफाई पोजीशन में आया है, रात को ट्रंप की टून चेंज हो गई है, वो 1 मिनट में उसने यू टर्न लिया है, कहता है कि हम जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमने सुलह कराई, जंग बंदी कराई, ऐसे हम इनकी भी करा सकते हैं। यानी कि मैं आपको बताया ना कि ये 2 दिन से जब से ईरान खड़ा हुआ है ना, बिल्कुल सही, पूरी दुनिया की टोन तब्दील हुई है। सऊदी अरब की टोन तब्दील हुई है। देखें, वो सऊदी वली अहद ने कहा है कि इसराइल हमारा भाई है, और पूरी मुस्लिम उम्मा उसके पीछे खड़ी है। क्या बात है, सऊदी वली अहद ने कह दिया है। हालांकि आप जानती हैं कि ये जो सऊदी वली अहद है और ये जो कतर वाले हैं, ये जो उर्दन वाले हैं, ये ट्रंप के कितने बिल्कुल ऐसे ही है। अभी रिसेंट ही हमने देख लिया, आपने उसने विजिट किया, देखा है वो कर, लेकिन उसने स्टैंड लिया ना। बिल्कुल, ये हमेशा होता है, ये एक तरीक है। सर हम पहले प्रोग्राम में भी यही डिस्कस किया था ना कि ईरान के पास 2 रास्ते हैं, या गुलामी तो या फिर, ये मैंने आपसे कहा था, लेकिन उसने तारीख रकम कर दी। लेकिन मैंने कहा था कि ईरान कभी भी गुलामी नहीं करेगा, क्योंकि उनकी बड़ी लंबी तारीख है, उनकी एक लंबी तारीख है, हज़ारों साल पुरानी है, और वो उन्होंने राज किए हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल ऐसे ही रानियों ने राज किए हैं, वो कभी भी नहीं झुकेंगे, वो मर जाएंगे। देखे ना, वो जो बेसिकली जो उनका ईमानी तौर पर और मजहबी तौर पर, वो लोग मौत को और शहादत को कोई इतना नहीं लेते जितना हम महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि हमने शहादतें करबला से सीखी हैं। उनका कोई आदमी शहीद होता है तो वो टेंशन नहीं लेते। देखिए, उनका आर्मी चीफ शहीद हो गया है, वो पासदारान इनकलाब का जो सरबराह वो शहीद हो गया, कुद्दस को हो गया है, इतने शहादत मर गए, वो उन्होंने को टेंशन ली। वो कहते हैं शहादतें हमने करबला से सीखी, हमें कोई मसला नहीं है। एक आदमी जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है, और वैसे भी ऐसा ही होता है। आप देखें, मैं आपको एक बड़ी पुरानी मिसाल देता हूँ। जंगे यरमुक थी, उसमें एक सहाबी को उन्होंने वो उसका सरबराह बनाया, जो सिपा सलार बनाया, वो शहीद हो गया। उन्होंने दूसरे को बना दिया, वो शहीद हो गया। उन्होंने तीसरे को बना दिया, तीसरे फिर खालिद बिन वलीद बने थे, और उन्होंने वो जंग जीत ली। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि उसने फतह कलम किसके हाथ थामना है। बिल्कुल, और रानी लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे। और देखें ना, हम जो देख रहे थे काफ़ी दिनों, बल्कि साल 2 साल से देख रहे हैं, जैसे गज़ा को उन्होंने खंडर बना दिया है, और गज़ा के लोग पनाह के लिए इधर उधर भागे फिर रहे हैं। अब आप देखें ना, आप मीडिया पे देखें,
उनको जो इसराइली हैं वो अब वही उनका वहाँ पर वही हमें हालात नजर, जो गजा वाले हालात तो जैसा किया था वैसा उनको गजा वाले हालात अब वहाँ इसराइल में नजर आ रहे हैं। उनकी मार्ट से खंडरात बनती जा रही हैं और उनके लोग जान बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं। ऐसा कि उनका वजीर आजम खुद वो छुपा हुआ है ऐसे ही 15 की रात को वो उस पर बड़े सवाल उठ रहे थे कि वो कहाँ गायब हो गया, और कुछ ये खबरें चली थी वो कहीं भाग तो नहीं गया। फिर उन्हें एक तस्वीर जारी करनी पड़ी, जब वो बहुत सारा मसलन के मीडिया पर ये बात चली ना, फिर उन्हें एक तस्वीर जारी करनी पड़ी थी कि वो मौजूद है वहाँ पर। बिल्कुल ये हालात हैं। यानी कि आप इसको आसानी से हम जो इस बात को पूरी को हम ख़त्म करते हैं वो इतनी क्लोज है कि जो इसराइल है ना वो अब दफाई पोजीशन में आ चुका है। अटैक से जब आदमी दफाई पोजीशन में आता है तो इसका मतलब है कि वो हार रहा है। बिल्कुल सही। और अभी तो ईरान के पास बड़े हथियार बाकी हैं और आ भी रहे हैं, और हमारी तो दुआ भी है कि अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। आमीन जी, बहुत शुक्रिया सतार चौधरी साहब। अब देखना ये है कि ईरान कब तक जो है वो खड़ा रहता है और इसराइल कब तक जो है वो उसके दिफा के लिए कोशिश करता है, और क्या ये जंग जल्दी बंद हो जाएगी या इसी तरह मज़ीद लंबी चलेगी, और साथ जो हमसाया ममालिक हैं उन पर क्या असरात होंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।